हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। आज इन कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे गालिब की और बात करेंगे जम्मू कश्मीर के साहित्य की और साथ ही ऐसे साहित्यकार की जिन्हें जाना जाता है जम्मू कश्मीर के गालिब के रूप में। कौन हैं ये जिन्हें जम्मू कश्मीर का गालिब कहा जाता है, जिनकी हस्ती इतनी पुरनूर रही कि वो गालिब के साथ कंपेयर किए जाते हैं। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे इन कॉन्वर्सेशन में एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्हें पूरा जम्मू कश्मीर उनकी आवाज से ही पहचान लेता है। राजकुमार बहरूपिया, एक मंझे हुए थिएटर आर्टिस्ट जिन्हें कई सालों तक लगातार बेस्ट एक्टिंग अवार्ड के साथ नवाजा गया और जो सबसे बड़े मुरीद माने जाते हैं पंडित विद्यारतन आसी के, जिन्हें हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के गालिब के नाम से। आइए बात करते हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज इन कॉन्वर्सेशन में हमने सोचा कि गालिब की 224वीं जन्म जयंती है, तो इससे अच्छा अवसर कोई नहीं होगा कि हम अपने दर्शकों को जम्मू कश्मीर के उस शख्स के बारे में बताएं जिन्हें हम जम्मू कश्मीर का गालिब कहते हैं। आप ही से जानना चाहेंगे इस शख्सियत के बारे में। बिंदिया जी, पंडित विद्यारतन आसी उनका नाम है और जम्मू का गालिब इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि उन्हें वही मकबूलियत जम्मू कश्मीर में मिली जो गालिब को उर्दू जगत में, उर्दू साहित्य में, उर्दू शायरी में मिली। मोहब्बत भी मिली, इस हवाले से भी वो गालिब हैं। और एक और जो बात उनसे मेल खाती है कि जैसे हम गालिब की शायरी जब पढ़ते हैं और गालिब को पढ़ते हैं, मतलब गालिब की ज़िंदगी के बारे में, तो कहीं भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं दिखती। गालिब जैसे थे वैसी उनकी शायरी थी, कोई खाम ख्याली नहीं थी, वो खुद बग्गी में घूम रहे हैं और गरीब की बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम पंडित विद्यारतन आसी साहब की बात करें तो उनकी भी जो ज़िंदगी थी, उनकी जो लाइफ की जो महरूमियाँ थी, जो उन्हें नहीं मिला, जो उनके दुख थे, जो उनकी सारी फीलिंग्स थी, उन्हीं की अक्कासी उनकी शायरी में होती है। यानी विद्यारतन आसी ने जो देखा, जो भोगा, जो जिया, वही उनकी शायरी में है। लेकिन कमाल ये है कि उनके दुख उनकी शायरी में कोई शोक गीत या मरसिया नहीं है। कमाल ये है कि उनके दुखों में भी शेर ऐसे कलात्मकता से ढलते हैं कि आप शायरी पे भी वाह करते हो और उस थॉट पे भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें जम्मू कश्मीर के बाकी शोरा हजरात से इलादा करते हैं। बिल्कुल। और राज जी, शायद कहीं ना कहीं एक और ऐसी मेल खाती बात है गालिब की और पंडित विद्यारतन आसी जी की कि गालिब को भी जो ख्याति मिलनी चाहिए थी उनके जीते जी, वो उन्हें उनके जाने के बाद मिली। और शायद ऐसा ही कुछ आसी साहब के साथ भी हुआ। हाँ बिल्कुल, ये बात भी मिलती है कि मतलब जब वो बिल्कुल जीवन के आखिरी जो उनके कुछ 2-4 साल थे, जो मोहब्बत उन्हें तब मिलना शुरू हुई, वो उनको तब नहीं मिली कि जब वो मतलब उन्हें मिलनी चाहिए थी। वो ख्याति कहिए, वो इज़्ज़त कहिए, उनके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें लाइफ में नहीं मिल पाई। लेकिन जो मोहब्बत उन्हें मिली वो सच्ची मिली, उन्हें जो चाहने वाले मिले वो सच्चे मिले। और इस बात का एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत हमारे सामने यहाँ राजकुमार बहरूपिया के रूप में है, क्योंकि ये इतने बड़े मुरीद हैं पंडित विद्यारतन आसी के कि उन्हें उनके जाने के बाद भी आज तक ये जिंदा रखे हुए हैं हम जैसे कलाकारों के बीच में और आप जैसे दर्शकों के बीच में। पंडित विद्यारतन आसी जी की जितनी भी गजलें हैं उन्हें वॉइस में संभाल कर रखना, संजो कर रखना और युवाओं तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया हुआ है राजकुमार बहरूपिया जी ने। तो आप सब ये सोच रहे होंगे हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं और जिस शख्सियत से मैं बात कर रही हूँ, ये दोनों ही दोनों क्यों इतने माने जाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसका एक नमूना हम जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। राज जी, चाहूंगी कि आप विद्यारतन आसी जी की कोई एक ऐसी गजल, कुछ ऐसे शब्द उन्हें सुनाएं दर्शकों को जिससे उन्हें ये अंदाजा हो जाए कि आप दोनों क्यों जम्मू कश्मीर के इतने नामी कदावर लोगों में से एक हैं। शुक्रिया। उनकी गजल है, ज़माने भर में बहुत मोतबर उजाला है, ज़माने भर में बहुत मोतबर उजाला है, ये देखना है मगर किसके घर उजाला है। हुआ ना सामना दोनों का इत्तफाकन भी, हुआ ना सामना दोनों का इत्तफाकन भी,
अंधेरा है भी कहीं, बेखबर उजाला है। मेरी इस अदना सी जुर्रत की कोई दाद तो दे, मेरी इस अदना सी जुर्रत की कोई दाद तो दे, गो फूंक कर ही सही घर मगर उजाला है। सुरागे मंजिले हस्ती मिले मिले न मिले, सुरागे मंजिले हस्ती मिले मिले न मिले, यही बहुत है मेरा राहबर उजाला है। और ये क्या मुकाम है आसी जहां हूं सदियों से, ये क्या मुकाम है आसी जहां हूं सदियों से, इधर अंधेरा है मेरे इधर उजाला है। वाह, क्या खूब कहा है। और देखिए कितनी महीन बातें जिंदगी की उन्होंने इस एक गजल में पिरो दी हैं। जहां नेगेटिविटी भी सामने है तो उसी नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी भी ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर उदासी है तो उस उदासी में भी वो रोशनी की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस हमारे युवाओं को जरूर इन गजलों से मिलता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ गलत देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। कुछ गलत सामने आपके हो रहा है तो उसे सही सुधारने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं अगर नकारात्मक चीजें सामने आ रही हैं तो उनमें से भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ें। इसी तरह उनकी कई ऐसी गजलें हैं राजी जिनमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी कहा है, लेकिन ऐसे शब्द हैं वो कि उनसे कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को सीधे तौर पर जोड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे ही जीवन की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी झलकी जरूर हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। हाँ, उनकी बहुत सी गज़लें हैं जो आपने पहले भी बात कही। उसमें ख़ास बात जो आपकी पहली बात से जोड़ता चलूँ कि आसी की ज़िंदगी में जो भी महरूमियाँ रहीं, जो भी दुख रहे, उसके बावजूद आसी ने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। उसने कभी भी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया कि जो गलत मिसाल बन जाए। तो ये बात आजकल के लोगों को समझना बड़ी ज़रूरी है कि हम शायरी का या शायर का दुख पढ़ते हुए खुद दुखी ना हो जाए। उस दुख में भी वो जो एक उम्मीद की किरण हमेशा जागती रहती है, वो आसी की शायरी में है। जो आप कह रहे हैं, आसी की बहुत सारी गज़लें हैं। जैसे उनकी जो बड़ी मकबूल गज़ल है कि गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, अंधेरे अंधेरे उजाले उजाले। गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, अंधेरे अंधेरे उजाले उजाले। हमें जानो दिल से वो अपना बना लें, हमें जानो दिल से वो अपना बना लें, मगर हम कहाँ ऐसी तकदीर वाले। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, हकीकत में पर्दे कोई लाख डाले। अगर मेरी हस्ती खटकती है तुझको, अगर मेरी हस्ती खटकती है तुझको, तो ले डूब जाता हूँ ऐ ना खुदा ले। गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, अंधेरे अंधेरे उजाले उजाले। कहीं ना कहीं वो एक दर्द जो उनके जीवन में था कि उनकी एक तो निजी जीवन से भी वो बहुत ज़्यादा दो चार थे, और उसके बाद जब उन्हें ख्याति मिलनी चाहिए थी उस समय भी कुछ ऐसी दलीलें सामने आई जिनकी वजह से वो उभर ना पाए, और कहीं ना कहीं शायद समाज के उन नकारात्मक पंजों के तले वो दबे रहे। और वही एक झलक इस गज़ल में भी हमें मिलती है। राजेश, जानना चाहेंगे, आसी साहब के बहुत करीब रहे हैं आप, और उनके निजी जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। तो कुछ न कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी यादें जो आपके साथ अभी भी ताज़ा हों आसी साहब की। हाँ, देखिए विद्या जी, हाँ मैं उनके करीब था, और भी काफ़ी लोग थे जो उनके करीब थे। और मैंने जब उनकी गज़लों को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ये सारा कोविड के दौरान हुआ, क्योंकि जब कुछ भी करने को नहीं रहा। और दूसरी बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि दरअसल ये आसी साहब की अपनी इच्छा थी कि उनकी शायरी आवाज़ में भी कहीं रिकॉर्ड हो पाए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उनके जीते जी ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन जब कोरोना के वक्त ये देखा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो बस एक मोबाइल फ़ोन था पास में, और बस उसको पकड़ के जैसे भी, क्योंकि कोई स्टूडियो तो था नहीं जिसमें हम रिकॉर्ड कर पाएँ, तो उसको शुरू कर दिया। और फिर हमारा एक, मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा,
छोटा भाई है, स्टूडेंट है, दानिश शर्मा, दानू के नाम से वो फेसबुक पे है, उसने हेल्प की, क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी माहिर हैं इसमें सारे एडिटिंग और म्यूज़िक में, तो वो उसमें मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। स्मार्टफोन के साथ लोग स्मार्ट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए उसके कारण ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जैसे आशीष साहब पढ़ते थे, हम उसके करीब भी नहीं हैं। जो एक्सप्रेशन आशीष साहब का बजाते खुद था, उसके करीब मैं नहीं हो सकता, मैं कभी होना भी नहीं चाहता। और मैं कोई उनको ज़िंदा रखे हूँ, ये ऐसी बात नहीं है, बस चूँकि आशी अपनी मौत के बाद अब ज़्यादा समझ में आना शुरू हुआ है। उसके वो शेर जो पहले इतने समझ नहीं आते थे, जैसे बिंदिया जी आपने कहा, जैसे उनका एक शेर है, वो कहते हैं, खौफ तुझसे ज़रा नहीं लगता, खौफ तुझसे ज़रा नहीं लगता, तू मेरे शहर का नहीं लगता। अब इस दो मिसरों में वो सब कुछ कह गए कि दरअसल जिससे मुझे डर नहीं लग रहा है, उसका सीधा सा मतलब है कि वो मेरे शहर का हो ही नहीं सकता। तो यानी अपने शहर वालों ने, शहर से मेरी मुराद है कि जो उनके करीबी थे, जो उनके वो सो कॉल्ड उनके साहित्यिक दोस्त कह लो, रिश्तेदार दोस्त कह लो, साहित्य वालों के लिए भी उन्हें बड़ा कमाल का शेर कहा है कि था, शेरों पर हो दाद के बदले में बेदाद, आसीसद अफसोस के ओहदेदार नहीं। तो या उनका एक शेर है कि जैसे माहौल में जिए हम लोग, आप होते तो खुदकुशी करते, और किस तरह जिंदगी करते, उम्र गुजरी है खुदकुशी करते। हर तरफ भीड़ थी खुदाओं की, लोग किस किस की बंदगी करते। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे साथ, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी उम्र में और आशीष साहब की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कद में तो था ही था, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करते थे। वो उनका एक झोला उन्हें टांगा होना, और जब वो सुबह की सैर करने के लिए निकलते थे अपने घर से लेकर सिटी चौक के लिए, तो मेरी गली से गुजरते थे। अब वो मेरी गली के बाहर देखते थे कि मेरी मोटर बाइक या स्कूटर बाहर लगा कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा तब तो वो बिल्कुल चले जाते थे, उससे अंदाज़ा लगाते थे मैं घर में नहीं हूँ। अगर लगा है तो वो घर से थोड़ी सी दूर चौक में खड़े होकर मुझे फ़ोन करते थे, राज जी आप घर हो? मैं बिल्कुल घर हूँ, हाँ मैंने आपका स्कूटर देखा। मैंने कहा आ जाइए, और वो आ जाते थे। बहुत सहज। वो आदमी जिसको लोग घर बुलाने के लिए तरसते हों, जिसको पास बिठाने के लिए तरसते हों, वो मेरे पास सहजता से आते थे। मैं आपकी बात को यहाँ पर रोकना चाहूंगी और दर्शकों को जरूर ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह की बात राज जी इस समय कह रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि उनसे पोलाइट इंसान मैंने अपने निजी जीवन में नहीं देखा है। और जो अपनों से छोटों को जी करके बुलाते हों, तो कितनी सहजता उनके स्वभाव में रही होगी, और वही सहजता उनकी आवाज में भी थी। इसीलिए शायद राजी ने ये कहा कि जिस तरीके से वो गजल पढ़ा करते थे, जिस तरीके से वो गजल कहा करते थे, उस तरीके से शायद हम लोग ना कभी कर पाएंगे। जी राज जी, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो आदमी एक बेपनाह मोहब्बत का जीता जागता एक मुजस्समा था। उनकी आंखें, उनका गोरा रंग, उसका उनकी अपनाइयत, वो इतने प्यार से बोलते थे कि कोई उनसे मिले बिना रह ही नहीं पाता। मतलब वो शेर पढ़ते हुए ऐसे आँख करते थे, मतलब शेर पढ़ते हुए सवाल पूछते थे, क्या यानी क्या समझ आया क्या, और फिर वो खुद हंस देते थे, शायद तुम्हें नहीं समझ आया। लेकिन सबके साथ प्यार, ये नहीं है कि कोई ओहदा या कोई उम्र या कोई रुतबा। मतलब एक चाय वाला भी उनके लिए रो रहा है उनके जाने पे, वो एक सिटी चौक में हलवे वाले, उनकी पिछले दिनों मृत्यु हो गई, वो उनके लिए दुखी हो रहे हैं। कोई डीसी हो, वो जिस डॉक्टर के पास वो इलाज करवाते हैं, डॉक्टर कुंडल, वो मतलब उनके साथ जुड़ा हर इंसान उनसे मोहब्बत कर सकता है। शायरी तो उनका एक अगला कदम है। शायरी तो चलो समझने वाले चाहिए ना, लेकिन शायरी उनकी ज़िंदगी की अक्कासी करती है, शायरी उनकी ज़िंदगी की तर्जमानी करती है। अच्छा कमाल देखिए आप, गालिब से एक मिलती और बात, वो उनको अपना सारा कलाम ज़बानी याद होता था। गालिब के बारे में भी कहा जाता है, कभी हम किसी शायर को कहते हैं शेर सुना, कहते हैं आज वो डायरी घर रह गई है, लेकिन उनको कोई डायरी नहीं ढूंढने की जरूरत। कोई मुशायरा हो, कहीं कुछ हो, उनको सब कुछ ज़बानी याद है। कई बार कोई नया शेर हो, मुझे फ़ोन करना, राज जी एक ये शेर सुनो, मतलब मुझे याद है इस गज़ल के बारे में अभी तक वो सुनाते थे। हमारा, ये उन्होंने फ़ोन पे जब बिल्कुल हुई, हमारा कोई हमसाया नहीं था, हमारा हमसाया कहते हैं पड़ोसी को, हमारा कोई हमसाया नहीं था, झगड़ना इसलिए आया नहीं था। क्या बात है। चलो अच्छा हुआ कि आ गए तुम, बड़ी मुद्दत से दिल आया नहीं था।
बहुत खूब। मतलब वो इतनी आसान भाषा में वो अपनी शायरी कहते थे, वो किसी को भी समझ आ जाए, तो उनसे कौन मोहब्बत ना करे। ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली पंक्ति थी, इस पंक्ति में ही कितना अपनापन है कि शायद उन्होंने कभी जीवन में किसी को पराया समझा ही नहीं था कि वो किसी को हमसाया कह पाते। बिल्कुल। उन्होंने हमेशा सभी को अपना ही समझा, तो हमसाया होने की बात सामने ना आई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी उनकी शायरी मतलब खुली किताब की तरह है। एक नाम जो मैं यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा वो है जनाब खालिद हुसैन सर का, क्योंकि जो आसी की अपनी तबीयत थी, मतलब कि आसी की शायरी तो एक जगह है, पर मान लो कि आसी को कोई कहता है कि अकेडमी ने कहा कि जी हमें आपको अवार्ड देना है, या आपकी किताब को या आपकी शायरी को या आपको कोई साहित्य से जुड़ा, तो वो कहते थे दो, तो कहते ठीक है आप एक वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के दीजिए। वो कहते ये क्या बात हुई, अगर मुझे अवार्ड लेना है और मुझे ही फॉर्म भर के देना है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा अवार्ड। जबकि हम सब जानते हैं कि आजकल किसी भी अवार्ड के लिए आपको एक फॉर्मेट भरना पड़ता है। वो कहते हैं ये कौन सी इज्जत है जो वो खुद फॉर्म भर के ले रहा हूँ, खुद से मांग कर ले रहा हूँ। तो अगर खालिद हुसैन ये इंसान उनकी ज़िंदगी में नहीं होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर और बाकी हिंदुस्तान या उर्दू अदब से बाकी जुड़े लोग आसी की शायरी से कभी ना जुड़े होते, क्योंकि खालिद हुसैन वो शख्स थे जो बजाते खुद एक बहुत बड़े अदीब है, जो पंजाबी साहित्य के बहुत बड़े कहानीकार हैं। पूरे दुनिया में जहाँ पंजाबी साहित्य पढ़ा जाता है वहाँ खालिद हुसैन का नाम है। लेकिन उस आदमी ने अपनी ज़ात को एक तरफ रखते हुए आसी की शायरी और आसी की दोस्ती निभाते हुए उसकी दो किताबें छपवाई, और टोटल 2 किताबें आज मार्केट में है, जिसके कारण हम जैसे लोग उनको ढूंढ पाए, उनसे जुड़ पाए, उनको पढ़ पाए। तो अगर पंडित विद्यारतन आसी का नाम है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जनाब खालिद हुसैन सर भी। और एक वजह अब हमारे युवा अगर पंडित विद्यारतन आसी को जान पाएंगे, वो एक वजह हमारे राजकुमार बहरूपिया भी है। आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि ये कब आपके मन में आया, क्योंकि आप पहले बता चुके हैं कि उनकी भी इच्छा थी बिल्कुल बिल्कुल कि उनकी गजलों को वॉइस मिले, एक आवाज मिले। तो कोविड के दौरान ऐसा क्या हुआ कि आपको ये लगा कि हाँ अब ये सही मौका होगा कि मैं इन गजलों को पढ़ना शुरू करूं? एक बड़ी बारीक सी बात है बिंदिया जी, दरअसल आसी से मोहब्बत तो एक बात है ही, आसी की शायरी बढ़िया है और उनकी इच्छा थी वॉइस मिले। हम ना सारी ज़िंदगी एक परफेक्शन की तलाश में रहते हैं कि बस परफेक्ट करना है, और मॉडर्निटी में तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, है ना। लेकिन अफसोस की बात है कि वो परफेक्शन शायद कभी नहीं आ पाती, और उस परफेक्शन के इंतज़ार में जो बीच की चीज़ भी डिलीट हो जाती है। दरअसल मेरे में वो परफेक्शन नहीं थी, मेरे में परफेक्शन नहीं है, मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। तो मैं चाहता था कि मैं कोई आवाज़ ढूंढूं। वो 1-2 नाम थे मेरे जहन में, वो इस प्लेटफॉर्म में भी लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं पाया या वो नहीं कर पाए, तो उनके जीते जी नहीं हो पाया। कोविड के दौरान ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई शायद वो परफेक्शन कभी ना आ पाए। आज भी मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जो वॉइस देता हूँ, उसमें बहुत जगह ज़ेर ज़बर की गलती रह जाती है। तब तक मैं वो 100-200 लोगों को भेज चुका होता हूँ। कहीं वो टाइपिंग में रह जाती है, कहीं मेरे बोलने में रह जाती है, कहीं वो एक्सप्रेशन नहीं आ पाता। जैसे मैं मसलन में बताता हूँ, जैसे उनका एक शेर है, देखो शायरी में बड़ी ज़रूरी है कि शेर पढ़ते हुए अगर हम, उनका एक शेर है वो अगर ऐसे पढ़ें, गमे दुनिया किसी की याद हसरत मौत की यारो, तो हमें नहीं समझ आएगा एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, गमे दुनिया एक बात, किसी की याद दूसरी बात, और हसरत मौत की यारो तीसरी बात। 3 चीज़ें उन्होंने कह दी। तो क्या कहते हैं, गमे दुनिया किसी की याद हसरत मौत की यारो, इन्हीं 2-4 पर है अब मदारे ज़िंदगी यारो। तो अब ये बोलते हुए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं उस समय मेरा जहन कहाँ है, उस समय गला कैसा है, उस समय और क्या गलती हुई या कुछ और 10 चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन मुझे यही लगा कि अब वो खुद चले भी गए हैं, और मरने वालों को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और मुझे लगा ठीक है। ये बात आसी ने खुद भी कही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, वो परफेक्शन शायद कभी भी ना आ पाए जिस परफेक्शन की मैं तलाश कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश शुरू करता हूँ। उस कोशिश में अगर मैंने मान लो 100 ऑडियो दिए हैं तो 100 में 10 तो ऐसे हैं जो परफेक्ट हैं, ये मैं मानता हूँ। 90 में कोई गलती रह सकती है, भगवान करे ये सिलसिला चलता रहे। तो लेकिन अगर वो नहीं करता तो आज शायद यहाँ ये बात नहीं हो रही होती। तो ये उसी कड़ी का एक सिलसिला है, तो चलेगा, इसको ठीक भी करेंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंडित विद्यारतन आसी की केवल 2 किताबें छपी हैं, और उन 2 किताबों में इतना कुछ लिखा गया है, इतना गूढ़ साहित्य बसा हुआ है कि वो गूढ़ साहित्य लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते आज राज जी अपने आप को भी
परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी ये समझते हैं कि शायद जो वो कहना चाहते थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जर्रे पे छूटता जा रहा है। लेकिन राजी, सबसे इम्पोर्टेंट बात किसी के जाने के बाद और इतने कदावर इंसान के जाने के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट बात रहती है, वो कहते हैं ना, इट नेवर मैटर्स व्हाट यू से, मैटर्स हाउ यू से। कितना याद आते हैं आसी? आसी बहुत याद आते हैं। आसी की शायरी याद आती है, आसी की आंखें याद आती हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो कलाम ज़रूर सुनाएं जिसमें आसी ने खुद ये बात की है कि हम किसी न किसी दिन आसी को ज़रूर याद आएंगे। हाँ, एक दिन सारे नशे उतर जाएंगे, एक दिन सारे नशे उतर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। एक दिन सारे नशे उतर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। जब न होंगे तो हम बिजलियों की तरह आसमानों से होकर गुजर जाएंगे। और दूसरा जो इनका शेर था, दूसरी गज़ल में जो ये बात वो कहते हैं, रहे हैं पाए माले गर्दिशे हफ्त आसमां बरसों, यानी हफ्त हो गया 7 और गर्दिश में जो सितारे रहते हैं, तो मतलब दुख रहा है। रहे हैं पाए माले गर्दिशे हफ्त आसमां बरसों, सहेगा कौन जो हमने सही है सख्तियां बरसों। न मंजिल ही मिली कोई, न मंजिल का निशां बरसों, भटकते ही फिरे हम मिसले गर्दे कारवां बरसों। और जो मकता है कि यही दुनिया न पूछा जीते जी जिसने कभी आसी, यही दुनिया मनाएगी हमारी बरसियां बरसों। क्या बात है, क्या बात है। और कहीं ना कहीं ये बात सच होती हुई नजर आती है कि जिस तरह गालिब को उनके जाने के बाद आज तक दुनिया याद करती है, सलाम करती है, इसी तरह आसी के सजदे में आज भी हम जैसे लोग सजदा करते हैं। और आसी के नाम से ही हम सोचते हैं कि अगर आसी का एक शेर उनके हिसाब से कहा गया हो तो वो एक दुआ के समान माना जाएगा। तो ये दुआ आसी की कही हुई, ये हमेशा सलामत रहे। हम सबके जीवन में आसी की कही हुई बातों से हमें उजाले मिलते रहें और उन्हीं के शब्दों में जो अंधेरे दिखते हैं वो अंधेरे हमारे जीवन से उसी तरह छटते रहें जिस तरह से उनकी गजलों में अंधेरे छटते हैं। इसी एक उम्मीद के साथ इन कॉन्वर्सेशन में राज्य आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे अगली कड़ी में फिर करूंगी मुलाकात। टिल देन, दिस इज बंदिया टिकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।